जब पाकिस्तान के अंदर ये मेज सजी हुई थी तब खित्ते के और ममालिक जो हमसाया ममालिक में से भी हैं, वहां पर राबिते क्या चल रहे थे, वहां पर हरकत व सकनात जो थी वो किस हद तक तब्दील थी। एक पड़ोसी ममालिक में से एक मुल्क है, उसका तो आपको पता है कि उन बेचारों को तकलीफ बहुत है। हमारे पास हाफिज दवा खाना मौजूद है और हाफिज दवा खाने में उनका इलाज बराबरी की सतह पर और रोजाना की बुनियाद के ऊपर चल रहा है। उनका कोई किरदार नहीं है, यही उनका किरदार है। इसलिए इस टाइम पे पाकिस्तान ने बिल्कुल उनको हर जगह पे डिप्लोमेटिक सतह पे उनको आउटस्टैंडिंग प्लेयर बना दिया है, बाहर खड़ा खिलाड़ी। भारत ने यही हासिल किया, 100 प्याज और 100 जूते। 100 जूते हमने मार दिए, 100 प्याज वो दुनिया से खाएंगे। ट्रंप को एक फेस सेविंग चाहिए, क्या वो अपने अवाम को एक नैरेटिव नया बेचना चाहते हैं? जो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का क्या हाल हुआ वो तो अभी इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहा। अमेरिका ने ये सोचा कि जब मैं इस तरह से नाकाबंदी करूंगा तो दुनिया के मजबूरन दूसरे ममालिक अपनी शिप्स भेजेंगे। अल्लाह के बंदे, तुम लोग थे जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम मार के इंसानियत को तबाह बर्बाद कर दिया था। तुम बात करते अपना भरम कायम करने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए मजीद ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हिकमत का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकत का नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात के बाद खामोशी है, एक तरफ से बयानात है, दूसरी तरफ से तहम्मुल मिजाजी के जरिए उसका जवाब दिया जा रहा है। दुनिया इस कशमकश का शिकार है कि मुज़ाकरात में आया मुकम्मल तौर पर नाकामी हो गई है या फिर कोई कुशन्स छोड़े गए हैं। आने वाले दिनों के अंदर क्या पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, क्या मुंजमद असासे ईरान के बहाल हो जाएंगे, क्या आबनाए हरमुज़ के ऊपर ईरान टॉल ले सकेगा, क्या अमेरिका अपनी मुकम्मल हार जो है वो तस्लीम कर लेगा, क्या ईरान का मौजूदा मंजरनामा जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की फरावानी का देखने को मिलेगा या उसके ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी, यूरेनियम अफजूदगी की हद को कम किया जाएगा या फिर उसको किसी और के हवाले किया जाएगा या फिर उसके ऊपर ईरान जो है बज़िद रहेगा। खित्ते के ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात क्या रहेंगे, इसराइल जो है वो लबनान के हवाले से क्या इकदाम उठाएगा और खित्ते में अनरेस्ट का खात्मा किस तरीके से होगा और मुस्तकबिल करीब के अंदर दुनिया का मंजरनामा जो है वो अगर तब्दील हो के मुख्तलिफ सफ़ों के अंदर बटना है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर बटना है, तो नए ब्लॉक्स क्या होंगे। और उस वक्त में कि जब मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर जारी थे, कौन नेकनियती के साथ राबिते कर रहा था, कौन कहीं और पर अपनी नई प्लानिंग कर रहा था कि इस पूरे माहौल को सबूताज किया जा सके। तो इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, मेरा सबसे पहला सवाल तो उस मुज़ाकरात के वक्त का ही है। मुख्तलिफ तज्ज़िये तबसरे हमने कर लिए, उसके ऊपर गुफ्तगू शुनीद भी कर ली, लेकिन जब मौके के ऊपर ख़बरें आ रही होती हैं तब उनका ज़ाविया कुछ और होता है। वक्त के बाद जब गर्द छटती है तो हम उसका तज्ज़िया करने के बाद फिर और भी एंगल्स जो है उनको देख लेते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर ये मेज़ सजी हुई थी तब खित्ते के और ममालिक जो हमसाया ममालिक में से भी हैं या खित्ते के करीबी ममालिक में से भी हैं, वहां पर राबिते क्या चल रहे थे, वहां पर हरकत व सकनात जो थी वो किस हद तक तब्दील थी, क्या वो इस पूरे अमल को सबूताज करने के हवाले से इकदाम थे या फिर इसको इसकी हिमायत करने के हवाले से कुछ इकदाम दिखाई दे रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर रशीद साहब, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, सबसे पहले तो ये टॉक्स बिल्कुल कामयाब हुई हैं, इसमें कोई नाकामी वाली बात नहीं है। 47 साल में किसी खानदान में लड़ाई हो जाए तो वो आपका क्या ख्याल है 21 घंटे में तय हो जाती? ऐसा नहीं हुआ करता। दोनों फरीकैन में से किसी ने ये नहीं कहा कि ये खत्म हो गया मामला, सैबोटाज हो गया, कोलैप्स कर गए डायलॉग, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया। उन्होंने यही कहा कि हमने अपनी बेस्ट शराइत उनके सामने रख दी हैं। अमेरिकन ने कहा, और जाहिर है अगर ये फर्ज करें इन सब पे एग्री भी कर जाते तो क्या ये यहाँ इस को ऐलान कर सकते थे? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि दोनों ममालिक की लीडरशिप बैठी है और जब तक कि लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में ना लेते, कुछ सिफारती आदाब होते हैं, कुछ सिफारती ज़बान होती है जिनको तहरीर करने में दीगर लोगों को ज़रूरत होती है कि आप दफ्तर ख़ारजा को, माहिर लोगों को शामिल करते हैं। फिर एक डिप्लोमैटिक ज़बान लिखी जाती है। फिर ज़ाहिर है फर्म एश्योरेंसेस की बात थी कि गारंटीज़ कौन देगा कि मुस्तकबिल के अंदर क्या होगा, उनके ऊपर हमले होंगे, नहीं होंगे, इसराइल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वगैरह-वगैरह। और फिर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जो पहले क्वाड के अंदर जब इस्लामाबाद में हुआ था,
तो उसके अंदर ये कहा गया था कि जी कोई कंसोर्शियम, ये भी एक बात आई थी कि कोई ऐसा कंसोर्शियम बन जाए हम्म, जिससे अमेरिका को भी एक जरा रिलीफ मिल जाए, और जाहिर है खित्ते के अंदर जो खलीजी ममालिक हैं उनको भी ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो कि कहीं ये ना हो कि रोज रोज ईरान का इतना ज्यादा वहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ जाए कि वहाँ तिजारत का हसूल मुश्किल हो जाए। तो ये हम्म, वो बुनियादी बातें, तो आई बिलीव कि ये टॉक्स जारी भी रहेंगी। पाकिस्तान का किरदार ना खत्म हुआ है, ना ही कम हुआ, बल्कि जो समझने वाले लोग हैं उनको ये पता है कि पाकिस्तान का किरदार बढ़ गया। अब आपने जो खास तौर पे पड़ोसी ममालिक की बात की, एक पड़ोसी ममालिक जो ममालिक में से एक मुल्क है, हम्म, उसका तो आपको पता है कि उन बेचारों को तकलीफ बहुत है, मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा। अब आपको इल्म है, लेकिन क्योंकि हमारे पास हाफ़िज़ दवाख़ाना मौजूद है और हाफ़िज़ दवाख़ाने में उनका इलाज बराबरी की सतह पर और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चल रहा है। हम्म, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें तो अफ़ाका आप देखेंगे। अब जो सही है। दूसरा है वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान का मसला ये है कि अफ़गानिस्तान तो एक प्रॉक्सी बन के काम कर रहा है, और हम्म, अभी जो चाइना के अंदर डायलॉग चल रहा है, मेरा ख्याल है कि उससे बहुत बेहतरी आएगी हम्म, उड़मची के अंदर। हम्म, तो मेरा ख्याल है कि अभी जो अफ़गान तालिबान रिजीम है इस टाइम पे, वो काफ़ी बातों के ऊपर एग्री कर रही है। उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है जब से एयर फ्रेट महँगा हुआ है। पहले तो ये सोचा था कि चाबहार के ज़रिए वो कर लेंगे, हम्म, लेकिन ईरान में जब से एक जंगी कैफ़ियत का माहौल बना है, उसके बाद से अफ़गानिस्तान के ट्रेड के लिए मुश्किलात हो गई हैं। और सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि ये देखिए कि वस्ती एशियाई ममालिक जितने भी हैं, उनको पाकिस्तान का बॉर्डर और इसी तरह से अफ़गानिस्तान ईरान का जो समुद्री रास्ता है, ये उनको सूट करते हैं। इसके अलावा तो कोई और ऐसा रास्ता नहीं है जो कि इतना आसान हो और उसके अंदर मुश्किलात के भी कम हों। तो एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जो तिजारत गुल के साहब, हवाले मेरा से, मेरा और इशारा था ज़रूरियात। जयशंकर का खत्ते के एक अहम मुल्क के अंदर जाना, फिर दोहा में उनके एक शख्स का जाना, फिर मार्को रूबियो से जाके अमेरिका के अंदर मिलना और उसे कहना कि भारत का दौरा करो। तो इन 40 दिनों में तो जबान का कुफल नहीं खोला उन्होंने ईरान की हिमायत में। इन 40 दिनों में तो पसे पर्दा इजराइल के साथ ताल्लुकात जारी रहे। इन 40 दिनों में तो अमेरिका को भी ये नहीं कहा कि आपको डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जब ये फैसला हो गया, जब ये बात हो गई कि जंगबंदी हो रही है, तो तब आके उन्होंने कह दिया कि हम तो कहते थे कि डी एस्केलेशन ही हल है, हम तो कहते थे अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए, डिप्लोमेटिक रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जब वो रास्ता इख्तियार हो गया, तब उनके इकदामात क्या है, मेरा इशारा बिलखुसूस उस तरफ है। नहीं, नहीं, वो मैंने तो शुरू में ही, आपको पता है कि मैंने हाफ़िज़ दवाख़ाना का जो ज़िक्र किया, वो उन्हीं के लिए किया था। भारत का तो देखें कि उनका एक ही रोल है इस खित्ते के अंदर, एंड दैट इज़ नो रोल। हम्म, उनका कोई किरदार नहीं है, यही उनका किरदार है। इसलिए इस टाइम पे पाकिस्तान ने बिल्कुल उनको हर जगह पे डिप्लोमैटिक सतह पे, पॉलिटिकल सतह के ऊपर, स्ट्रैटेजिक सतह पर, डिफेंस सतह के ऊपर उनको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि आउट नंबर कर दिया है। हम्म, उनको आउटस्टैंडिंग प्लेयर बना दिया है, बाहर खड़ा खिलाड़ी, हम्म, जो सिर्फ फील्ड से बाहर नहीं है, बल्कि स्टेडियम से ही बाहर खड़ा हुआ है। तो भारत अब जो, जिसको कहते हैं ना कि साँप निकल गया और वो लकीर पीटने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म, सारी दुनिया को मालूम है। आप मुझे बताएँ कि ये तो भारत की बात है ना, इंटरनेशनल न्यूज़ में भारत कहाँ खड़ा हुआ है? तो इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर तो भारत कहीं नज़र नहीं आ रहा। दिस शोज़ के पाकिस्तान का अभी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से एक महफ़िल सजी और 700 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए, दुनिया के बहुत बड़े-बड़े नामवर लोग आए, उसमें अमेरिकन आए, उसमें सेनेटर आए, उसके अंदर सहाफ़ी आए, उसमें फ़नून लतीफ़ा से लोग आए, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हर ऐरा-गैरा, नत्थू-खारा नहीं जा सकता, ना उनके हम्म, प्रोग्राम्स किए जाते हैं। हम्म, ये प्रोग्राम क इसीलिए क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान नहीं है जो भारत दिखाया करता था। हम्म, इसलिए दुनिया ने अब भारत की आँखों से नहीं, बल्कि अब अपनी आँखों से देखना शुरू किया। तो भारत की तो ये फेल्ड डिप्लोमेसी है। देखिए, उनके पास ईरान उनके हाथ से चला गया, हम्म, चाबहार उनके हाथ से चला गया। इसी तरह आपको पता ही है कि उन्होंने वैसे भी अप्रैल का टाइम दिया हुआ था चाबहार के हवाले से, अमेरिका ने जो सैंक्शन आयद की। अभी इन्होंने, भारत की जो सबसे बड़ी गलती हो गई वो ये हुआ
कि रॉन्ग टाइम के ऊपर इन्होंने अमेरिका के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया और इसराइल के साथ, हम्म, और पूरी दुनिया के अंदर वो तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के अंदर चले गए। हम्म, तो भारत ने क्या हासिल किया? भारत ने यही हासिल किया, 100 प्याज और 100 जूते। 100 जूते हमने मार दिए, हम्म, 100 प्याज वो दुनिया से खाएंगे। तो ये तो भारत का रोल है। जो मैंने अफगानिस्तान का आपको बताया, अफगानिस्तान की कौम अब उनकी हुकूमत के दरपे है, उनको मुश्किलात हैं। तो वहां भी अफगान की जो हुकूमत इस टाइम पे नाजायज हुकूमत है, जो भारत नवाज हुकूमत है, उनको भी तो तकलीफ हो रही है। तो जाहिर है इसका इफेक्ट भी भारत को पड़ रहा है। भारत उनको अगर कॉम्पनसेट करेगा आजकल की फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, उनको एयरलिफ्ट करेगा कार्गो, तो हम्म, कहाँ तक करेगा? तो ये तो मुमकिन नहीं है। और अगर जो करेगा तो वो किस भाव पे बिनेगा? तो ये सारी चीजें जो है ना, भारत को मजीद पेचीदगियों और तकालीफ के अंदर डाल रही हैं। यही वजह है कि भारत कभी इधर भागता है, कभी मार्को रूबियो के पास भागता है। भाग ले, जितना मर्जी भाग ले, हम्म, पाकिस्तान अपनी जगह खड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान भाग नहीं रहा। पाकिस्तान इज होल्डिंग इट्स फीट। पाकिस्तान अपने पैर मजबूती से जमा रहा है, और इंशाल्लाह ताला इसमें इज्जत हमारे लिए अल्लाह ने लिख दी है, क्योंकि इस मुल्क ने एक फैसला किया है, और वो है इंसानियत के लिए खड़ा होना, दुनिया के अंदर अच्छा तीसरी आलमी गुल जंग साहब, रुकवाना। ये बात, और एक फिर चीज और बताइए कि जब मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात में जैसे कि आपने इब्तिदा के ऊपर ये कहा कि ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पे ही बैठ के फैसला कर लिया जाता, यहीं पे ऐलान कर दिया जाता कि ये सारी चीज़ें ख़त्म है और फिर 47 साल की अदावत जो है वो 21 या 31 घंटों के अंदर तो ख़त्म नहीं होने वाली थी। लेकिन जब नेवल ब्लॉकेट की बात होती है और उसमें कुछ हरकियात जो हैं वो देखने को मिलती हैं, तो ये आप क्या समझते हैं कि ट्रंप को एक फेस सेविंग चाहिए? जिस तरह वो ये कहते हैं कि अभी भी बज़िद है ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी के हवाले से और यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से, तो क्या वो अपने अवाम को एक नैरेटिव नया बेचना चाहते हैं कि देखें जी हमारे दबाव की वजह से ईरान इसलिए पीछे हटा और हमने बीच का रास्ता कोई निकाला, या फिर इसकी कोई और वजह दिखाई देती? नहीं, इसके अंदर 2-3 वजूहात हैं। बड़ा खूबसूरत, आप अगर ना भी पूछते तो मैं ये हम्म, सवाल का ज़रूर जवाब देना चाहता। एक तरफ और भी पड़ोसी था ना हमारा, जो है वो चाइना। हम्म, और चाइना के साथ आपको पता है हमारी मशावरत चल रही थी, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा चाइना के साथ मिलकर किरदार अदा कर रहा है, हम्म, जिसका अभी तो नहीं लेकिन आने वाले वक़्तों में दुनिया को बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा, इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना ने नेवल ब्लॉकेड के हवाले से जो बात कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो उनके एडमिरल डोंग ने बात कही है। मैं आपकी इजाज़त से इसको पढ़ के सुनाना जी चाहूँगा। जी। इसके अंदर एडमिरल डोंग कहते हैं, वी आर कमिटेड फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। हम्म, और वो कहते हैं, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट। आवर शिप्स आर मूविंग इन एंड आउट फ्रॉम द वाटर्स ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। We have trade and energy agreements with Iran. We will respect and honor them and expect others to not meddle in our affairs. हमारे हम्म, मामलात में दखल अंदाजी न करें। हम्म, ईरान कंट्रोल्स द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। ईरान इस आबनाए हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, एंड इट इज ओपन फॉर अस। चाइनाज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एडमिरल डोंग जन। हम्म, अब आप मुझे ये बताएं इसका क्या मतलब है? अमेरिका ये चाह रहा था कि किसी सूरत में इस, क्योंकि पहले जब उसने रिक्वेस्ट की थी जापान से, कोरिया से, दीगर ममालिक से, हद ये है कि चाइना से भी कर दी थी हम्म, कि आप अपना हुर्मुज खोलने में मेरी मदद करें। तो टका सा जवाब आ गया। हम्म, अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी मैं अगर अपनी शिपें लगा दूंगा और वहां नाकाबंदी कर दूंगा, तो फिर तो भाई आप ईरान को नाकाबंदी के ऊपर रोक रहे थे, आप खुद नाकाबंदी करने चले हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? हम्म, इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर भी दुनिया ने उनका साथ नहीं दिया। और जो वो कह रहे हैं कि जी माइंड स्वीपर ले जाएंगे, तो आपको याद ही होगा यासिर साहब कि वो फिर जो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का क्या हाल हुआ, वो तो अभी इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहा। हम्म, इसी तरीके से अब्राहम लिंकन किधर गायब हो गया, उसका कोई पता नहीं है। तो ये तो बहरी बेड़े थे। आप वॉरशिप्स के जरिए जो है वो खुलवाना चाहेंगे। इससे पहले 2023 के अंदर तकरीबन 30 जो 3 यूएस शिप वॉरशिप्स जो थे, उनको बाबल मंदब के अंदर निशाना बनाया गया था। कामिकाज़ी ड्रोन्स के ज़रिए हूथियों ने निशाना बनाया था, और फिर उनके ऊपर अमेरिका ने तो ख़ैर डिनाई कर दिया। और फिर चौथा जो जहाज़ था वो खुद अब्राहम लिंकन था, जो कि बहरी बेड़ा है।
तो उसका भी जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ था। अब यहाँ सिचुएशन एक और है, सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने ये सोचा कि जब मैं इस तरह से नाकाबंदी करूँगा तो दुनिया के मजबूरन दूसरे ममालिक अपनी हुँ, शिप्स भेजेंगे हुँ, और ये कहेंगे कि ईरान के हवाले से कि जनाब हम भी जो-जो अपना वॉरशिप लाएगा, हुँ, वो रास्ता खुलवा लेगा और अपना ये जा वो जा हो जाएगा। हुँ, इसके ऊपर ये जो ईरान का जो चाइना का बयान आया है, एडमिरल डोंग का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बयान है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे अगर ऐसी कोई हरकत की गई, तो चाइना थ्रू प्रॉपर मीन्स हुँ, फिर वो इस चीज़ को लुक आफ्टर करेगा और वो मेक श्योर करेगा कि ईरान का कंट्रोल आबनाए हुर्मुज़ पर कायम रहे। उसके लिए उसके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2040 तक ईरान ने चाइना ने ये कहा है कि वो किसी भी ऐसी मिलिट्री एंगेजमेंट में अपने आप को नहीं डालना चाहता। बट दिस डज़ नॉट मीन कि चाइना के साथ अगर ज्यादती हो, जैसे कि हुँ, अभी हुँ, आज की ये खबर है कि 40 जो 50% ऑयल सऊदी अरब ने उनके साथ अपना कट ऑफ कर दिया है, हुँ, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से। तो चाइना तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो उसकी इकोनॉमी बेस्ड है, वो प्रोडक्शन लाइन के ऊपर है और वो प्रोडक्शन लाइन उनकी फ्यूल से चलती है। फ्यूल नहीं होगा तो प्रोडक्शन लाइन खत्म हो जाएगी, जिसका मतलब है उनकी मईशत पर बराह रास्त असर पड़ेगा, उनकी एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि चाइना ये भी चाहता है कि दुनिया के अंदर जंग खत्म हो, हुँ। क्योंकि दुनिया में जंग खत्म होगी तो मईशत बेहतर होगी, मईशत बेहतर होगी तो दुनिया चाइना का प्रोडक्ट खरीदेंगी। अगर मईशत ही अच्छी नहीं होगी तो चाइना का प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो धमकी दी कि अगर चाइना ईरान को एडवांस डिफेंस सिस्टम फराहम करेगा तो फिर उसके असरात उसको भुगतना पड़ेंगे। ये कोई एवं ही शुरली छोड़ी गई है या इसके पीछे कोई इत्तलात थी कि बाकायदा तौर पे चाइना कुछ कर रहा आपने अभी बड़ी मज़े की बात की है शुरली 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 छोड़ेगा ना जी, और क्या छोड़ेगा? तो अब आप खुद देख लें कि उनकी धमकी से तो ईरान नहीं मरूब हुआ दूर, है? बाकी क्या होगा कोई? अभी वो कभी पोप को भी धमकी दे रहे हैं, पोप लियो को धमकी दी है, उसको कहा गया तुम क्राइम के साथ हो, क्रिमिनल के साथ हो, तुम उनके साथ हो जो न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करके दुनिया को तबाह करते हो। अल्लाह के बंदे, तुम लोग थे जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम मार के इंसानियत को तबाह-बर्बाद कर दिया था। तुम बात करते हो, मतलब लुक हू इज़ टॉकिंग। असल बात यही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की वो दिन गए हैं। असल में जो यासिर साहब बात ये है कि अमेरिका एक स्ट्रगलिंग सुपर पावर है, मैंने आपको हुँ, पहले भी कहा। अब वो अपना भरम कायम करने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए मज़ीद ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हुँ, हिकमत का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकत का नहीं। ताकत उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, टेक्नोलॉजी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, स्ट्रैटेजी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, मईशत उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, सियासत उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, डिप्लोमेसी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इसका मतलब ये है कि उनके यहाँ मेजर प्रॉब्लम है कहीं, और हुँ, वो उनकी हिकमत के अंदर है। अमेरिकन मे बी द मोस्ट नॉलेजेबल नेशन इन द वर्ल्ड, बट उनके जो फैसले हैं वो विज़डम से, वो दानाई से आ रही हैं। और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप मुट्ठी को, जितना रेत वाली मुट्ठी को दबाएँगे, रेत उतनी जल्दी उनके हाथ से निकल जाएगी। ये वजूहात हैं जिसके ऊपर वो धमकी पे धमकी पे धमकी दिए चले जा रहे हैं और हर को दिए जा रहे हैं। वो मज़हबी पेशवा हों, यानी कि पोप लियो जो हैं वो पूरे, आपको पता है, क्रिश्चियंस के पोप हैं और वो वेटिकन को उन्होंने वो उन्होंने नुमाइंदगी एक कर रहे हैं। एक आप मजहबी उनको तौहीन वाला भी एक पोस्टर बना के डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो जारी किया, उसके ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्होंने जी, जी, खुद बिल्कुल। को खुदा के रूप में जो वहाँ पे तस्वुर किया जाता है उसके रूप में उन्होंने खुद को वहाँ पे जाहिर किया, तो ये इसके ऊपर भी बड़ी जो है वो तनकीद वहाँ पे हो रही है। देखिए यासिर साहब, दुनिया में खुदाई के दावेदार बहुत सारे हुँ, आए हैं हुँ, और आपको पता ही है कि फिर उनका अंजाम क्या हुआ, शद्दाद के साथ क्या हुआ, फिरौन के साथ क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। तो ये खुदाई के दावेदार, मैं तो आपके साथ ही गालिबन आपके प्रोग्राम में कहा था कि अस्तगफिरुल्लाह, इसने खुदाई का दावा कर दिया कि ट्रंप हुँ, को तो सिर्फ ट्रंप रोक सकता है। हुँ, और मैं हुँ, मैं तो फिर सिर्फ अल्लाह के लिए है ना जी, बाकी तो किसी के लिए नहीं है। अल्लाह को सूट करता है, तकब्बर है ही उसके लिए, क्योंकि गरूर तो अल्लाह के लिए है, इंसान तो गरूर करेगा। अब देखें, ये मोजज़ात नहीं है यासिर साहब, आपके सामने क्या नहीं हो रहे? कभी ये सोच सकते थे कि F-35 जैसे जहाज़ गिराएँगे?
कभी ये सोच सकते थे कि शोल्डर पे फायर करने वाला जो यहाँ कंधे पे रख के मिसाइल को फायर करेंगे और F-15 जैसा जहाज जो 1980s के बाद कभी गिरा ही नहीं है, वो गिर जाएगा। मतलब अमेजिंग। A-10 थंडरबोल्ट गिर जाएंगे। इनके C-130 रेत में अच्छा, मजे की इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि जनाब हम अपना असला जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, हम तो नहीं छोड़ के जाते, इस वजह से ईरान में हमने तबाह कर दिया। तो भाईजान डोनाल्ड ट्रंप साहब, मेरे प्यारे, आप ने $7.25 खरब का जो असला अफगानिस्तान में रखा था, वो किस मकसद के लिए रखा था? उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? वो दुनिया देखें डिस्ट्रॉय जासिर करने के साहब, लिए सर, खित्ता डिस्ट्रॉय करने के लिए छोड़ा, मकसद उनका डिस्ट्रॉय करना ही है, लेकिन वो हर एक की हैयत तब्दील हो जाती है। हियर यू आर सर, इनका निशाना पाकिस्तान था। बाकी बात यह है कि आप देखें जरा डीजीआई इश्तियाक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूं, सॉरी, अल जजीरा को इंटरव्यू देखें अंग्रेजी के अंदर। और ये कब कहा गया? जब शफ्ताली ने, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, और फिर नेतन्याहू के बयानात आए पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने के, टारगेट करने के। उसके बाद डीजीआई इश्तियाक जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक बाकायदा अल जजीरा को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि पाकिस्तान एक स्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। दुनिया ने कभी न्यूक्लियर पावर के ऊपर हमला नहीं किया, और अगर करके देखेंगे तो फिर उसका वो हाल होगा जो शायद इतने हॉरिफिक उसके मनाजिर होंगे कि शायद दुनिया ने पहले कभी विटनेस ना किए हों। ये बात उनको कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि ईरान तो 48 घंटे में हम काबू कर लेंगे, उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान की बारी करनी है। यही वजह है, देखें, जब यूएस मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस आया था ट्रंप के पहले दौर के अंदर, जब उन्होंने वापसी का अफगानिस्तान से फैसला लिया था, तो बाकायदा क्रेटिंग होना शुरू हो गई थी। एक पूरा फौज का तरीका है, देखिए मैं फौजी का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि वो क्रिएट करते हैं, हर चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं, और जो बच जाता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये पहला असूल है फौज का। अच्छा, वो वहां क्यों छोड़ गए? और सही हालत में छोड़ गए, और उनके पास एम्पल टाइम भी था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब मसनदे इक़्तिदार संभाला, तो उन्होंने पहला ऑर्डर जो गालिबन दिया वो यही था कि हम अपना असला लेके आएंगे अफगानिस्तान से। तो भाईजान, अभी तक आप क्या एक गोली और एक पिस्तौल भी ला सके अफगानिस्तान से? बल्कि उल्टा $160 मिलियन अफगान तालिबान हुकूमत को दे रहे हैं, जिसको आप तस्लीम ही नहीं करते। उस हुकूमत को जिसको आप कहते हैं कि जनाब ये दहशतगर्दों की है, उस हुकूमत को जिसके पास 24 दहशतगर्द इंटरनेशनल रजिस्टर्ड तंजीमें मौजूद हैं और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्टें मौजूद हैं। अब ये देखें कि बहुत सारी बातें हैं। यूनाइटेड नेशन का किरदार तो सिफर हो गया। पाकिस्तान प्लेड द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द अपकमिंग थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये जो तीसरी आलमी जंग होने जा रही थी, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन नहीं, पाकिस्तान पूरी दुनिया की यूनाइटेड नेशन बना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग इसको कह रहे हैं ये नाकाम हो गए, अल्लाह के बंदो, किसकी जबान बोल रहे हो तुम? तो हनूद और यहूद को खुश कर रहे हो। पाकिस्तान की कामयाबी को तो पूछो कि पूरी दुनिया कर रही है। पाकिस्तान ने ये जो इनिशिएटिव लिया, उसके बाद आप देखें कैसे जो है वो जहां स्पेन ने 30 कश्तियों का फ्रीडम फ्लोटेला भिजवा दिया है इसराइल की तरफ, वहां गजा की जानिब। ये कितनी बड़ी बात है। स्पेन के वजीर आजम जाके वहां पहुंच गए हैं चाइना के दौरे के ऊपर 2 घंटे पहले। कहा ट्रंप ने कि मैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात खत्म करूंगा। उसने 2-4 घंटे के बाद पता चला कि वो तो चाइना के दौरे पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है, वो है कियर स्टारमर, जो कि वजीर आजम है बरतानिया। बरतानिया वो मुल्क है जो हमेशा, जैसे ही वो देखता है कि अब किसी एम्पायर का जनाजा निकलने वाला है, तो वो उससे राहें जुदा कर लेता है। अच्छा। और अब वो दौड़-दौड़ के मशरिक़ वुस्ता के ममालिक का दौरा करके आए हैं कि जनाब हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। सिक्योरिटी वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करेगा। याद रखिए, ये मेरा और आपका प्यारा पाकिस्तान करेगा, क्योंकि बरतानिया, अमेरिका ये तारीख का हिस्सा बन गए हैं। दुनिया एक नए वर्ल्ड डायनामिक्स की तरफ जा रही है, एक नए चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, एक नई अलाइनमेंट की तरफ जा रही है, जिसके अंदर मगरिब की तरफ देखना नहीं है, बल्कि मशरिक की तरफ जो है वो वो मशरिक की झांकना तरफ है, वो इस वक्त इसलिए जानना है। पाकिस्तान लेकिन जो मेरा फ्रेमवर्क गुल साहब एक सवाल, ये डिफेंस मिनिस्टर का आज ये कहना था कि
अगला जो मुज़ाकरात का राउंड होगा वो बहुत जल्द होगा। अगले मुज़ाकरात के राउंड के हवाले से मुख्तलिफ खबरें हैं। कोई ये कहता है सऊदी अरब में होगा, कोई कहता है तुर्किया में होगा, कोई कहता है मिस्र में होगा, कोई कहता है ओमान में, कोई कहता है कतर में। आप क्या समझते हैं कि अगला राउंड यहीं पे होना है, यहीं पे बातचीत होनी है, या अगला राउंड कहीं और होना है, या अगला राउंड कोई होना ही नहीं है, सिर्फ बयानात आने हैं कि हमने मुतालिबात तस्लीम कर लिए? मेरा ख्याल आपके आखिरी वाले ख्याल से बेहतर है। मैं समझता हूँ कि अगला राउंड मुमकिन शायद ना हो। हम्म, हाँ, कोई फाइनल कोई बातचीत के लिए कोई हो जाए एक आध, लेकिन उसका भी मस्कन पाकिस्तान ही होगा। ओमान भी एक ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि आपको याद है कि ओमान के अंदर डायलॉग का सिलसिला खत्म हुआ था। हम्म, फिर 2025 में वहाँ जंग शुरू हो गई थी। हम्म, इसराइल ने नाजायज़ हमला किया था। उसके बाद फिर ओमान के अंदर डायलॉग शुरू हुआ। आपको याद है कि पहले तुर्किया के अंदर कहा हम्म, गया, हम्म, तुर्किया ने फिर यही कहा ईरान की जानिब से कि जी, क्योंकि अगर तुर्किया में हमने शुरू किया तो लगेगा कि शायद हम एक नया मुज़ाकरात का कोई सिलसिला शुरू कर रहे हैं, हम्म, पिछला वाला खत्म कर रहे हैं। इस वजह हम्म, से उन्होंने कहा कि उसका शुरुआत ओमान से होनी चाहिए, ये हम्म, वजह थी। पाकिस्तान से डायलॉग हुआ। अगर मैं ईरान की सोच को समझ पाया हूँ, जो उन्होंने ओमान के हवाले से ये जो मैंने अभी मिसाल दी, तो फिर ये डायलॉग भी पाकिस्तान में होगा। देखें, पाकिस्तान में क्यों होगा? पहली बात ये है कि ईरान के साथ कौन-सा मुल्क खड़ा था? हम्म, ये आप देखिए ना, अमली तौर पर जो नज़र आ रहा था माज़ी की 2025 में भी और आज भी, पाकिस्तान खड़ा है ना। उसकी अवाम का किसके ऊपर भरोसा है? पाकिस्तान पे भरोसा है। सऊदी अरब के साथ उनकी कुछ बेहतरी आई थी पाकिस्तान की ही काविशों से, लेकिन उसके अंदर अब एक ताक़तुल आ गया। इसलिए सऊदी अरब को मैं समझता हूँ मुश्किल है ये डायलॉग। हम्म, दूसरी जानिब मैं ये समझता हूँ कि जो आपने कतर की बात कही, कतर के साथ ज़रा अभी अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं। जहाँ-जहाँ अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं, वहाँ ईरान का जाना फ़िलहाल मेरी नज़र में मुमकिन नहीं है। और तुर्किया का भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो नेटो का एक मुल्क है और वहाँ उनका अमेरिका के साथ भी एक माज़ी का बड़ा और अभी भी ज़ाहिर है हम्म, उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। सो हम्म, ऑल द मोर रीज़न पाकिस्तान में डायलॉग होगा अगर होगा। और दूसरी बात ये है कि जेडी वेंस ने जो लेना था वो ले लिया, उन्होंने बात कर ली, समझ आ गई। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो उन्होंने कुछ डिप्लोमैटिक लैंग्वेज होती है। अभी ये कहे कि शिपें खड़ी करके कोई आप नए हुरमुज़ हम्म, पे कंट्रोल दिखा के 4 दिन के लिए वो कहेगा डोनाल्ड ट्रम्प के जनाब ये देखो मैं जीत गया, और यही तो वो चाहता है हम्म, कि मैं जीत जाऊँ। पाकिस्तान यही तो कोशिश कर रहा था कि उसको दिखा दे कि यार कोई फेस शेविंग दे दो। हम्म, आप देखें तो सही ना यासिर साहब, कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कितने बेताबी से पाकिस्तान की जानिब से कोई या पूरी दुनिया से ये इंतज़ार कर रहे थे कि कोई भई मुझे कोई मौका तो दे दो, मैंने एक बड़ी बढ़त मार दी है कि मैं तहज़ीब ख़त्म हम्म, कर दूँगा। हम्म, लेकिन अगले लोग जो है वो खड़े हो गए। वो हम्म, न्यूक्लियर प्लांट के साथ आपने देखा, क्या बात है! हम्म, मैं कहता हूँ, हम्म। क्या उस कौम ने गैरत और कुव्वत ईमानी दिखाई है कि अमेजिंग, इट वाज़ ए अमेजिंग एक्ट। और इंसानी उसके जंजीर बना बाद के डोनाल्ड पैगाम दे ट्रम्प को देना एहसास कि हुआ। जहां पे निहत्थे होके आप इंसानी जंजीर बना के पैगाम दे दें, तो ये तो फिर एटम बम गिराए जाने से भी बड़ी बात है। जी, ये एटम बम, अच्छा ईरान ने एटम बम नहीं बनाया, लेकिन हम्म, उसने 1000 एटम बम बना लिए हैं। हम्म, कैसे भला? हम्म, आबनाए हुर्मुज़, हम्म, आबनाए हुर्मुज़ को उसने 1000 एटम बम के तौर पर इस्तेमाल किया एंड इट वर्क्ड वेल। यानी कि इस जंग ने ये भी बता दिया कि हथियार ही सिर्फ ताकत नहीं होते, बल्कि कभी-कभी पानी भी ताकत बन जाया करते हैं। हम्म, कभी-कभी स्ट्रैटेजी भी ताकत बन जाती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास हथियार ही हों, ताकत ही हर चीज़ होती है। नहीं, टेक्नीक भी होती है कोई चीज़, हम्म। और टेक्नीक ही के तो पैसे होते हैं सारे। इसलिए द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। अमेरिका इज़ अ रिसीडिंग पावर। उसका सूरज ढल रहा है। अब जितनी वो जल्दी करेगा, जितनी वो ताकत दिखाएगा, सूरज तेज़ी से गरूब होगा अच्छा और सर, पाकिस्तान का एक चीज तलू और है, होगा जब ये इंशाअल्लाह ताला। मुज़ाकरात ये यहाँ पे चल रहे थे। मेरा आपके साथ वादा है इस हम्म, बात का। तो हम इसी वादे के साथ जुड़े हुए हैं और इसी उम्मीद के ऊपर कायम है। लेकिन एक चीज़ है, जब मुज़ाकरात यहाँ पे चल रहे थे, खबर आती है, सऊदी मीडिया देता है, लेकिन हमारे यहाँ उसका बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होता कि पाकिस्तानी जहाज़ जो हैं वो किंग अब्दुल अज़ीज़ जो वहाँ की बेस है वहाँ के ऊपर उतरते हैं, और पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो वहाँ पे तैनात हो चुकी है डिफेंस पैक्ट के तहत।
और फिर ये भी बताया जाता है कि वो ईरान के साथ मुल्हिका इलाका है जहाँ पे वो पाकिस्तानी फौज जाके तैनात हुई है। हम अच्छे की उम्मीद में हैं, बहुत अच्छे की उम्मीद में हैं, लेकिन उस अच्छे में तफसीलात अभी तक नहीं आई खुल के कि वो अच्छा कितना अच्छा है और मुस्तकबिल में कितना सूदमंद होगा और दोनों अतराफ में होगा। तो इस ज़मन के अंदर अभी बात करना मुनासिब है कि इसके लिए अभी वक्त का इंतजार किया जाए? हजूर क्यों परेशान होते हैं? हम्म, ईरान यहाँ से भी महफूज है, वहां से भी महफूज है। मजबूत हाथों में है ना, हम्म, दोनों तरफ सबज हिलाली परचम है। हम्म। और फिर सऊदी अरब के भी मैं ये कहूंगा, नहीं, सऊदी वो अरब वो को समझ कुछ आ अच्छा, गई है कुछ कुछ कि चीजें किस और हैं तरीके। गुल साहब। एक एक्सपेक्ट और है, वो ईरान के मुतल्लिक नहीं है, वो किसी और के मुतल्लिक है। महफूज होना सऊदी अरब और ईरान का, ये ईरान के बारे में नहीं है, सिर्फ ये है कि मुल्हिका इलाका है, लेकिन वो इशारा किसी और तरफ है। उस बारे में अभी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जो दिखाते हैं वो होता नहीं है, और हम्म, जो नहीं दिखाते वो हो जाएगा। हम्म, डोंट वरी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन मेरे ख्याल में समझने वाले समझते हैं, और आपके तो माशाल्लाह वैसे ही बड़े फॉलोअर हैं, बड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी है आपकी, तो सर। वो लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। हम्म, सऊदी अरब का भी किरदार इसके अंदर बड़ा अच्छा रहा। हम्म, सऊदी अरब ने दौरान जंग अमेरिकन जो डिफेंस मैकेनिज्म था उस हम्म, पे अदम एतमाद कर दिया, और हम्म, कहा कि जनाब, कतर और सऊदी अरब दोनों ने कहा कि हम यूक्रेन से कर लेंगे, हम्म, लेकिन अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। इनके हथियार अभी नाकारा हो चुके हैं, हम्म, इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हम्म, इसलिए ये बजाते खुद, और इसी बुनियाद के ऊपर सऊदी शहजादे के साथ बड़े ही मेरे ख्याल में गलत किस्म की ज़ुबान हम्म, इस्तेमाल की गई हम्म, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ख़ैर, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो मेरे ख़्याल में सदर बनने के काबिल नहीं थे, लेकिन बस चलो, अल्लाह ताला ने बस वो शायद अमेरिका से कोई अमेरिका के लिए कोई बुरा ही चीज़ है मुस्तकबिल, तो इस वज़ह से उनको डोनाल्ड हम्म, ट्रंप जैसा तोहफ़ा मिला है, इधर मोदी जैसा तोहफ़ा मिला है। एनीहाउ, देखें, सऊदी अरब का जो शहज़ादा थे सलमान साहब, उनका ये ख़्याल एक इस्लामी आर्मी का, क्या ये गलत था? लेकिन उस वक़्त हालात हम्म, के जो नज़ाकतें थीं, वो हम्म, मुश्किल थीं, फ़र्क हम्म, थीं। हम्म, लेकिन उन्होंने कभी भी जनरल राहील शरीफ साहब को वापस नहीं भिजवाया। हम्म, और उन्होंने पाकिस्तान के जर्नैल का क्यों इंतखाब किया, पाकिस्तान आर्मी का क्यों इंतखाब किया, ये बात गौर की तलब है। हम्म, फिर पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा होना, हम्म, फिर पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करना, फिर हम्म, पाकिस्तान के जहाज़ों को वहाँ बुलाना। फिर देखिए कि सबसे बढ़कर बात ये है कि इस पूरे खित्ते में अगर सऊदी अरब को ईरान से खतरा होता, तो अभी तक वो ईरान जंग हम्म, में बराह रास्त हम्म, कूद पड़ा होता। हम्म, मैं समझता हूँ कि किंगडम की तरफ से ये पैगाम ऑफिशियल जो उनका आया कि हमारे पास जो है वो, हम वी डू नॉट वांट ए एग्रेसर इन आवर नेबरहुड। हम्म, हमें अपने पड़ोस के अंदर कोई एक जारे नेबर नहीं चाहिए, हम हम्म, पड़ोसी नहीं चाहिए। हम्म, बट एंड ऑफ द डे पे नेबर इज अ नेबर, हम्म। ये दिन के आखिर में अच्छा पड़ोसी सर, पड़ोसी एक होता एक है। क्लोजिंग इसका स्टेटमेंट क्या ये भी मतलब है? चाहिए कि फिर खत्ते उनको फिर हम्म, परेशानी किससे? यूएई से? हम्म, नहीं। कतर से? नहीं। बहरीन से? नहीं। तो फिर किससे? वो जो मदीना मुनव्वरा के अंदर अपनी रियासत को बढ़ाना चाहता है नाजायज़ को, जो ग्रेटर इज़राइल की बात करता है, उनसे खतरा है। सऊदी अरब समझ गया है जनाब, ये मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान का वहाँ मौजूद होना हम्म, इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब, ईरान और पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए एक मजबूती और एक इस्तेहकाम का पैगाम है। पाकिस्तान इज़ ए स्क्वायर पेग इन द सर, राउंड होल ऑफ मुझे द न्यू मुझे एक वर्ल्ड ऑर्डर। क्लोजिंग जो स्टेटमेंट न्यू चाहिए वर्ल्ड ऑर्डर इसके बनाया ऊपर। गया था, उसके अंदर एक चौगाट बन के हम्म, पाकिस्तान खड़ा हो गया है, एंड पाकिस्तान हैज़ प्रूवन इट्स वर्थ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहिए इसके ऊपर कि अगले 24 आवर्स में हमारे पीएम, हमारे डीपीएम और हमारे एफएम जो है, ये सऊदी अरब जाने की इत्तलात हैं और ये जाके जो है वो एमबीएस से मुलाकात भी करेंगे। इस ज़मन में क्या जो है वो अपडेट्स सामने आई? अपडेट्स ये हैं कि अमेरिका का वफ़्द तो फ़ौरन चला गया था, हुँ, मुज़ाकरात खत्म होते ही। हुँ, तो फिर ईरानी वफ़्द क्या कर रहा था? हुँ, ईरानी वफ़्द बात कर रहा था, हुँ, पैगाम दे रहा था, हुँ, हिकमत अमली तय कर रहा था, कुछ राज़ो-न्याज़ की बातें थीं, हुँ, कुछ भाई-बंदी की मुलाकातें थीं, हुँ, और उनके अंदर फिर बड़े भाई को शामिल करना मकसूद है। हुँ, यही वजह है
कि अब हमारे 3 बड़े जिन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया, हम्म, वो अब सऊदी अरब जाएँगे हम्म, और इंशाअल्लाह ताला बड़े भाई को अपनी बात का जो है वो इंशाअल्लाह उनको सुनाएँगे, ठीक। कुछ उनकी सुनाएँगे, हम्म, कुछ अपनी सुनाएँगे, हम्म, कुछ हमसे कहा हम्म, होता, कुछ कुछ हमसे। हमसे सुना होता, हम्म, तो गैरों से नहीं ना कहा, ना सुना। इसलिए बेफ़िक्र रहें इंशाअल्लाह ताला Pakistan will play the leading role हम्म। and the talks are not over yet. मुज़ाकरात का इख्तिताम नहीं War हुआ, is not going to ये come to an ज़बानें अभी बंद नहीं हुई, ये कुफ़ल अभी खुलने हैं और पाकिस्तान का किरदार इसमें कलीदी है और पाकिस्तान मुस्तकबिल में अमन की समत को हमवार कर रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड, किसी और मेहमान, किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।